हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों इसमें फोकलिफ्ट से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड सारी जानकारी रिपेयर और मेंटेनेंस से आपको दी जाती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखिए आपको एक वीडियो दिए थे, उसमें डीजल और फोकलिफ्ट में अंतर बताया था, दोनों में से कौन सा फोकलिफ्ट बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। तो उसी तरह से आज आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट में यदि आप फोकलिफ्ट लेने जा रहे हैं तो कौन सा फोकलिफ्ट लेना चाहिए, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा फोकलिफ्ट आपको सूट करेगा। आज इसी बात पे आपको जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बात आपको कंसिडरेशन करनी है कि फोकलिफ्ट में कौन सी फोकलिफ्ट आपको लेनी है। लेकिन कौन सी फोकलिफ्ट लेने से पहले आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि आपको जरूरत कौन सी फोकलिफ्ट की है। देखिए फोकलिफ्ट दो, पहले तो आप डीसी मोटर, एसी मोटर, दो तरह के इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट लेने जा रहे हैं तो उसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से आप उसको रिक्वायरमेंट और भी डाल सकते हैं। टायर कौन सा होना चाहिए, कंट्रोलर कौन सा होना चाहिए, या फिर मास्ट कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। देखिए सभी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा तथ्यों के साथ में आपको कि ये वाला क्यों लेना जरूरी है और ये वाला इससे बेहतर क्यों, वो सारी बातें आज बताऊँगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आपकी ज़रूरत मान लिया जाए, आपकी ज़रूरत एक 6 मीटर हाइट तक उठाने वाला 3 टन फोकलिफ्ट जो आप लोड दे रहे हो उसकी ज़रूरत है। मान लेते हैं कि आपको 2 टन मैक्सिमम लोड उठाने वाला 6 मीटर हाइट तक उठाने वाला एक फोकलिफ्ट चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मतलब बैटरी फोकलिफ्ट चाहिए। तो उसमें सबसे नीचे का लेवल का बात करते हैं तो देखो, मास्ट में 2 तरह का मास्ट होता है। जो आगे मास्ट लग रहा था जिसमें फॉर्क लगता है, चैनल जो लग रहे थे बड़े बड़े, वो चैनल में भी 2 तरह का रहता है। एक कंटेनर मॉडल रहता है, एक नॉर्मल मास्ट रहता है, HBM मास्ट। वो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। कंटेनर मॉडल में क्या होगा ना, सेंटर सिलेंडर रहेगा, बीच में भी सिलेंडर रहेगा, दोनों साइड में भी सिलेंडर रहेगा मास्ट के। तो सेंटर सिलेंडर होने से क्या होगा कि आप छोटी कंटेनर जैसे जगहों में, मतलब जहाँ पे ऊंचाई कम भी जगह है और उसमें घुस के आप कुछ मटेरियल उठाना चाहते हैं तो आप आराम से उठा पाएंगे। लेकिन वही HBM बड़े मास्ट वाली जो फोकलिफ्ट रहेगी उसके से आप उठाने जाएंगे तो छोटी, जिस जगह की हाइट कम है वहाँ पे आप उससे काम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है। कहीं कहीं कम और भी कम जगह है तो आप वहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करो कि सेंटर सिलेंडर वाली फोकलिफ्ट, मास्ट वाली फोकलिफ्ट चाहिए या फिर सेंटर सिलेंडर के बिना वाली चाहिए। दोनों में डिफरेंस, थोड़ा पैसे का फर्क पड़ेगा। देखिए जो भी चीज़ आप एडिशनल लेंगे उसमें पैसे का फर्क पड़ेगा। देखो मैं रिकमेंड करूंगा, यदि आपके पास थोड़े पैसे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि करोड़ों का और लाखों का डिफरेंस, अरे थोड़े बहुत डिफरेंस आएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सेंटर सिलेंडर वाली फोकलिफ्ट लो। कल को आपको कम जगह में चलानी हो तो भी आप यूज कर सकोगे और बड़ी जगहों में चलानी है तो भी आप यूज कर सकोगे, कंटेनर में चलाना है तो भी आप यूज कर सकोगे। तो इस फोकलिफ्ट को बोलते हैं, जिसमें सेंटर सिलेंडर वाली फोकलिफ्ट रहती है उसको बोलते हैं कंटेनर मॉडल फोकलिफ्ट। आप सिर्फ कंटेनर मॉडल फोकलिफ्ट बोल दिए ना तो आपको वो वाला ही फोकलिफ्ट मिलेगा। अब दूसरा कंसिडरेशन में आते हैं। देखिए दूसरा कंसिडरेशन आपको बोला जाता है, देखो फोकलिफ्ट तो सारी है, मतलब 2 टन आपको लोड देना तो 3 टन का फोकलिफ्ट लिए तो आपके लिए बराबर है। 3 टन का फोकलिफ्ट में ये सारे कंडीशन लगेंगे। तीसरा आपको रिक्वायरमेंट क्या देना है, उसमें AC ड्राइव वाली चाहिए या DC ड्राइव वाली चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। AC ड्राइव में क्या होगा, मोटर AC रहेगा, BLDC रहेगा, जो कि मेंटेनेंस फ्री रहता है, लगभग मेंटेनेंस फ्री रहता है। लेकिन DC ड्राइव में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें कार्बन ब्रश रहते हैं लगे हुए मोटर में, DC मोटर में, तो उसके हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आता है। समय समय पे आपको मोटर भी खराब होता है, तुरंत नहीं होगा, साल 2 साल भी नहीं होगा, समय पे रिपेयर करते रहेंगे तो हो सकता है 5 साल 7 साल 10 साल में आपका मोटर का कम्यूटेटर खराब होना ही होना है। लेकिन यदि आपने AC ड्राइव वाली ली जिसमें BLDC मोटर लगा रहता है तो उसका मोटर लाइफ टाइम है, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, मोटर की नहीं खत्म होगी जब तक आप बेरिंग टाइम से चेंज करते रहे। तो वो वाला चीज़ है। उसी तरह से इसमें दूसरा हाइड्रोलिक मोटर जो है उसमें भी आप AC लो तो बढ़िया है, तो बढ़िया रहेगा क्योंकि उसमें भी AC मोटर, जैसे ड्राइव फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए जो ड्राइव बोलते हैं तो उसमें AC मोटर है तो मेंटेनेंस फ्री है। वैसे आप हाइड्रोलिक वाले फंक्शन में भी AC मोटर रहेगा तो भी मेंटेनेंस फ्री रहेगा, तो वो भी आप AC ड्राइव लो तो बेहतर है। लेकिन कोस्टिंग का देखिए, DC ड्राइव और AC ड्राइव में कोस्टिंग का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, लगभग 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस आएगा AC और DC ड्राइव में। तो वो 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा है तो आप AC ड्राइव में जाओ, और 1 से 1.5 लाख रुपया आपका कम बजट है तो DC ड्राइव में जाओ। थोड़े पैसे आपके पास है, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो आप AC बाई AC ड्राइव में जाओ,
क्योंकि डीसी ड्राइवों का जो सिस्टम है धीरे धीरे वो बंद होता जा रहा है। बहुत सारे डीसी ड्राइव कंपनियां खुद ही बंद करी, अब एसी ड्राइव पे शिफ्ट हो रही है। तो हो सकता है आगे के दिनों में आपको स्पेयर पार्ट्स मिलने में तकलीफ होगा उसका। अभी देखो एसी ड्राइव में भी दो तरह का होता है, एक एसी बाई डीसी और एसी बाई एसी, ऐसा होता है। तो एसी बाई एसी का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिक ड्राइव और फॉरवर्ड बस का ड्राइव दोनों एसी रहेगा। हाइड्रोलिक मोटर और फॉरवर्ड बस का मोटर, ड्राइव मोटर दोनों एसी रहेगा। और एसी बाई डीसी ड्राइव में क्या होता है कि आपको ड्राइव मोटर एसी रहेगा लेकिन हाइड्रोलिक मोटर डीसी रहेगा, तो थोड़े कॉस्टिंग कम होती है, मोटर के प्राइस कम हो जाएगा और उसका ड्राइव का प्राइस कम हो जाएगा। तो आप एसी बाई एसी लो और सेंटर सिलेंडर वाला कंटेनर मॉडल लो। मेरे कंसिडरेशन के हिसाब से एसी बाई एसी कंटेनर मॉडल, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। इसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या आपने को कंसीडर करना है, टायर। टायर में आप ऐसा टायर कंसीडर करो जो कि रेगुलर मार्केट में मिलता हो, समझ रहे, जो रेगुलर मार्केट में मिलता हो। 21/8/15, 21/7/15 ये जो टायर है फ्रंट ड्राइव के लिए। एसी में आपको इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में ऐसा ही टायर है 21/7/15, 21/8/15, ये सारी ये दोनों टायर है, तो आप उसमें कंसीडर करके डालो कि हमको यही टायर वाला चाहिए फोर्कलिफ्ट। और जो फ्रंट टायर के लिए मतलब ड्राइव टायर के लिए, और रियर टायर के लिए जो स्टीयर टायर बोलते हैं, उसमें आपको 18/7/8 डालो। 18/7/8 वाला ही हमको फोर्कलिफ्ट चाहिए, क्योंकि वो जो आपको टायर है वो रेगुलर मिलेगा। जनरली कंपनियां क्या करते हैं, अपने मोनोपोली के हिसाब से अपना टायर उसमें अलग ही मॉडल की डालेगी ताकि वो आप उसी से लो या लिमिटेड एरिया से लो, ताकि उसका कॉस्टिंग बाद में स्पेयर का कॉस्ट वो ज़्यादा वसूल कर सके आपसे। लेकिन आप पहले से यदि प्रिपेयर हो कि आप इस तरह की चीज़ें लो जो कि आप मार्केट से आप उठा के लगा सकते हो, वस्तु आराम से मार्केट में मिल रही है, तो आपके लिए आगे का कॉस्टिंग कम रहेगा। तो आप उसमें कंसिडर करो टायर में आगे 21/7/15 और पीछे 18/7/8। पीछे 18/7/8 जो रहेगा स्प्लिट रिम वाली लेना, ताकि आप घर पे ही उसको रिप्लेस कर सको। वो प्रेस ऑन टायर मत लेना, ऑटो लॉक मत लेना, वो बिल्कुल ही मत लेना। आप लिख के देना मेरे को पीछे का टायर स्प्लिट रिम चाहिए 18/7/8 वाला। आगे वाला 21/7/15 वो प्रेस ऑन टायर आएगा, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप 21/7/15, बहुत लोग अलग अलग, बहुत कंपनी अलग अलग जानबूझ के डालती हैं, क्योंकि उनको बाद में स्पेयर्स बेचने, लोगों को ये पता नहीं होता है, इसलिए वो फोर्कलिफ्ट उठा लेते हैं और बाद में स्पेयर के लिए परेशान होते रहते हैं। मान ले सब टायर, मान ले कि हो सकता है 10,000 में आपको 18/7/8 21/8/15 मिले, और कंपनियां से वही मान ले कुछ स्पेशल टायर लगा के उसने दिए हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 20 से 25, 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार वो वसूलेंगी। 10,000 के काम के लिए आपको 50-50 हज़ार एक समय में देने पड़ेंगे, तो वो आप कंसीडर करके रखना। और उसके बाद देखो इसके आगे बढ़ते हैं बैटरी। और बैटरी में देखो 3 टन का फोर्कलिफ्ट है, आपको 72 वोल्ट का बैटरी मिलेगा। 72 वोल्ट का बैटरी कंपलसरी है 3 टन का फोर्कलिफ्ट में। 2.5 टन के फोर्कलिफ्ट में, 2 टन के फोर्कलिफ्ट में 48 वोल्ट लगता है। तो अब बैटरी 72 वोल्ट का रहेगा। लेकिन 72 वोल्ट में के बैटरी में भी दो तरह की बैटरी आती है, कोई भी बैटरी में दो तरह की आती है, वेल्ड ऑन, एक बोल्ट ऑन। तो वेल्ड ऑन का मतलब ये है, देखो दोनों में मैं बैटरी का ही एक डिटेल बता दूं। देखो वेल्ड ऑन जो बैटरी रहेगी उसमें मेंटेनेंस थोड़ा कम रहेगा, रिपेयरिंग का कॉस्टिंग कम आएगा। लेकिन एक बार यदि वो खराब होगा तो आपको पूरा बैटरी रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप उसको रिपेयर नहीं करवा सकते अपने घर, अपने पास रिपेयर नहीं कर सकते। किसी एक्सपर्ट के आप भेजोगे वहां पे रिपेयर हो सकता है, जनरली आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। लेकिन बोल्ट ऑन बैटरी में रहेगा क्या, बोल्ट ऑन बैटरी मतलब जो सेल्स सारे रहेंगे 2-2 वोल्ट के, उसमें 36 सेल रहेंगे, जो सेल को जोड़ने के लिए अलग अलग टर्मिनल लगे, तो टर्मिनल के बीच में वायर लगा के बोल्टिंग किया रहता है सब में। तो क्या होगा, अभी जब सपोज माने कि बैटरी में 36 सेल है, 36 सेल में से एक साथ 36 सेल कभी खराब नहीं होते। आपको एक सेल खराब होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेल खराब होगा एक बार में, और उस 1 या 2 सेल के लिए आपको पूरी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी वेल्ड ऑन में। लेकिन बोल्ट ऑन में क्या है, आप वो सिर्फ सेल को आप क्या कहते हैं, बॉक्स पाने से खोल लो, रिंग बॉक्स पाने से खुलेगा, खोल लो और उस सेल को निकाल के आप दूसरा सेल डाल दो और बैटरी चालू, और आपको फिर से मतलब एक अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा। तो बैटरी का जो 72 वोल्ट का कॉस्टिंग, मिनिमम कॉस्टिंग आपको आएगा लगभग 2 से 2.25 लाख रुपए, मिनिमम कॉस्टिंग की बात बोल रहा हूँ। अपर में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बैटरी है, और आपको एक सेल का 72 वोल्ट मान लें कि 500 एच की बैटरी है, तो हो सकता है 15,000 के आसपास आएगा। तो 2 लाख का जो बैटरी लेने से अच्छा है कि 15,000 का सेल डाले। लेकिन 2 लाख की जो नई बैटरी लोगे उसकी लाइफ हो सकती है 3 साल रहेगी, और नया सेल डाले तो हो सकता है ये आपको 1 साल और चलेगा। लेकिन फिर भी फर्क है, क्योंकि आप 1 साल सिर्फ एक 15,000 का सामान डाल के चला रहे हो, और उसके बदले आपको अर्जेंसी में आपको सीधा 2 से 3 लाख रुपये आपको खर्च करना पड़ रहा है। तो आप वो ध्यान रखना कि हमको बैटरी जो चाहिए बोल्ट ऑन ही चाहिए, आप रिक्वायरमेंट डाल के रखना।
अब तीसरी चीज पे एक और चीज जो है मुख्य चीज है वो है ड्राइव। उसमें कौन सी एसी बाई एसी ड्राइव तो समझ गए, एसी बाई एसी मोटर, ड्राइव मोटर एसी रहेगी और हाइड्रोलिक मोटर एसी रहेगी। लेकिन आप उसमें एक और चीज बोल सकते हो, जो ड्राइव मोटर एसी रहे लेकिन उसका जो कंट्रोलर रहेगा वो हमको कौन सा चाहिए। वो देखो 2-3 तरह का कंट्रोलर आता है, जापी आता है, सेवकोन आता है, कर्टिस आता है, एसएमई आता है। लेकिन मैं बताता हूँ इन सारे कंट्रोलरों में जो होता है ना, सब कंट्रोलर अच्छे, कोई कंट्रोलर खराब नहीं, सब बराबर काम करे। लेकिन इसमें से क्या होता है, सपोज मानो कल को कंट्रोलर खराब हुआ, तो कंट्रोलर खराब हो तो आप लेने जाओगे तो इसमें से जो कर्टिस कंट्रोलर है वो हर जगह मिल जाएगा, कहीं पे भी आप इंक्वायरी डालोगे आपको आराम से मिल जाएगा। कॉस्टिंग लगभग सेम ही रहता है सबका, कोई का डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन ये होगा क्या, कर्टिस आपको हर जगह मिल जाएगा, बाकी कंट्रोलरों के लिए आपको स्पेसिफिक जगह पे ही जाना पड़ेगा, या तो ओईएम के पास ही जाना पड़ेगा। और वो ओईएम के पास जैसे ही आप पहुंचे, जैसे मान लिया कि आपके फोर्कलिफ्ट गोदरेज की है, गोदरेज के पास आप जैसे ही पहुंचे ना, तो आपका जो बाहर से जो कंट्रोलर मिल रहा था मान लिया कि जितने में भी एक्स अमाउंट में, लेकिन आप जैसे ओईएम के पास जाओगे तो प्लस 50,000 जोड़ दो, तो 50,000 आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे जो अलग दूसरी कंट्रोलर आप लगाए हो तो। लेकिन कर्टिस आप लगाए हो, कर्टिस का कंट्रोलर लगाए तो आपको हर जगह मिल जाएगा और आपको कम प्राइस, क्योंकि 50,000 तो माइनस होंगे उसमें से, क्योंकि ओईएम के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप बंधे, आपके हाथ पाँव नहीं बंधे हुए कि आप ओईएम से ही लेना है कंट्रोलर, बाहर से भी लोगे आप बराबर चलेगा। बराबर इंजीनियर को कॉन्टेक्ट करना, वो प्रोग्राम में भी थोड़ा बहुत डिफर रहता है कभी कभी, तो वो कर देगा। तो ध्यान रखना क्या, आपको कर्टिस का कंट्रोलर हमको चाहिए, उसमें आप डाल के रखना। उसके बाद एक और चीज है, आपको जो एक्सेलेटर पैडल जो आता है देखो अलग अलग है, एंडरसन का आता है, कर्टिस का आता है, अलग अलग आता है। तो जो उसमें भी जो है ना, एंडरसन वाला एक्सेलेटर पैडल का दाम है लगभग 20 से 25,000 रुपये, और जो एक्सेलेटर पैडल कर्टिस वाला है वो आपको 6 से 7,000 में आता है। उसकी म्याद भी, उसके बाद एंडरसन का कर्टिस, एंडरसन का जो एक्सेलेटर पैडल है वो रिपेरेबल नहीं है, और कर्टिस वाला जो एक्सेलेटर पैडल है वो रिपेरेबल है। अंदर से जब पोटेंशियोमीटर खराब हो तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे, तो 400 में आपका रेडी हो जाएगा, 400-500 में। लिमिट स्विच अंदर खराब हुआ तो भी उसको रिप्लेस कर देगा या फिर रिपेयर कर देगा तो भी 250-60 रुपये में रेडी हो जाएगा। तो आप उसमें भी बताना कर्टिस का ही हमको एक्सेलेटर पैडल वाला फोकलिफ्ट चाहिए, और कोई और दूसरा नहीं चाहिए। इस तरह से आप उसको रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। देखो छोटी छोटी चीज़ें और भी कंसीडर की जा सकती है, वो ज़्यादा एक बार में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बेहतर रहेगा। उसके बाद भी आप देखो हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व भी 2 तरह का आता है, एक सोलोनॉइड फंक्शन वाला, एक आता है डंडे वाला, स्पूल वाला। तो आप उसमें से देखो सोलोनॉइड फंक्शन वाला भी अच्छा है, स्पूल वाला भी अच्छा है। थोड़े पैसे है तो सोलोनॉइड वाला लेना, चलाने में मजा आएगा। लेकिन स्पूल वाला लोगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं, दोनों में से कोई आप वहाँ पे ले सकते हो। वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा आप ये ही लो, दोनों में से कोई अच्छा है। पैसे लगाना चाहते हो और आपको स्मूथ देखने में अच्छा, चलाने में स्मूथ चाहिए तो फिर आप सोलोनॉइड वाला लेना, नहीं तो आपका जो डंडे वाला स्पूल वाला वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इन सारी चीज़ों को आप कंसीडर करोगे तो एक बेहतर फोकलिफ्ट आप ले पाओगे। और बेहतर फोकलिफ्ट के साथ साथ क्या होगा, आफ्टर सेल्स जो है, आप जो खरीदने के बाद जो आप फोकलिफ्ट को रिपेयर करोगे तो आपके कॉस्टिंग मात्र 25 से 30% आएगा। जबकि आप इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करोगे तो आपको उससे मतलब 60 से 70% ज़्यादा कॉस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं टायर में बताया, आपको टायर हो सकता है बाहर 10,000 में मिल जाए, यदि अलग टाइप का टायर लगा है जो कि मार्केट में ऐसे जनरली नहीं मिलता, आपको ओईएम से ही लेना पड़ेगा, तो आपको उसी टायर के प्राइस हो सकता है 40 से 50,000 लिए जाते हैं। मैं हो सकता नहीं बोला, होता ही यही कॉस्टिंग होता है ओईएम से आप लोगों को। कंट्रोलर में कर्टिस के अलावा आपने किसी और को एसएमई डाला, जापी डाला, सेवकुन डाला, इस तरह बहुत सारी, मैं नाम नहीं कह रहा हूँ कि यही वाले, कोई भी आप दूसरी लेते हो तो हो सकता है आपको ओईएम से जाना पड़े। तो हो सकता कोई कंट्रोलर लाख रुपए की है तो हो सकता है आपको उस कंट्रोलर का प्राइस ओईएम से जाएगा तो 1.5 लाख रुपये लगेंगे। उसके बाद बैटरी में भी बोल्ट ऑन ले लो, क्योंकि जब रिपेयर करने जाए तो हम लोग सेल डालें और चालू हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप कंसीडर जरूर करना। एक नई फोकलिफ्ट आप लेने जा रहे हो तो थोड़े पैसे लगेंगे शुरुआत में, क्योंकि अब बोल्ट ऑन लोगे तो बैटरी में कोई डिफर नहीं आता है। सिर्फ आपको डिफरेंस क्या आएगा, मास्ट यदि आपने ये वाला लिया सेंटर सिलेंडर वाला कंटेनर मॉडल तो थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा। 25-50 हज़ार का, 50,000 से ऊपर का फर्क नहीं रहेगा, 50-60 हज़ार, मतलब लगभग 50-60 हज़ार पकड़ के चलिए, उतना का फर्क रहेगा। एसी बाई एसी ड्राइव लिया तो डीसी बाई डीसी से एसी बाई एसी में आपको 1 से 1.5 लाख का फर्क आ जाएगा, 1.5 या हो सकता है 2 लाख का फर्क आ जाए, क्योंकि मोटर महंगे आते हैं और ड्राइव महंगा आता है। तो वो चीज़ें आप कंसिडर करना। तो आपको एक समरी बता देता हूँ फोकलिफ्ट लेने के जो नॉर्मल में बेहतर फोकलिफ्ट है उसके लिए आपको कंटेनर मॉडल होना चाहिए, बोल्ट ऑन बैटरी होनी चाहिए, एसी बाई एसी ड्राइव होनी चाहिए,
फ्रंट टायर एक ही साथ 15 होनी चाहिए, एक ही साथ 15, एक ही साथ 15 दोनों। उसके बाद रियर टायर 18/7/8 स्प्लिट रिम होने चाहिए। ये समरी है, आप इस चीज़ को कंसीडर करो तो अच्छा रहेगा। आप ये भी कंसीडर, मैं बताया कि एक्सेलेटर पोर्ट के बारे में, आप एक्सेलेटर पोर्ट को भी कंसीडर कर सकते हो कि हमको कर्टिस वाला ही एक्सेलेटर पोर्ट चाहिए, वो आप कंसीडर कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। फोकलिफ्ट खरीदने से पहले आप ये कंसीडर कर लिया तो ये सब कंसीडर करने के बाद कुछ कंपनियां बोले ये मॉडल तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम तो फिर आप बोलो नहीं देना है, आपके पास नहीं है तो आप हमको मत दो, जिसके पास है वो देगा। और ये गोदरेज में मिलेगा, कियोन में मिलेगा, कियोन ओम में मिल जाएगा, ये सारी फोकलिफ्टों में मिल जाता है। आपको नीलकमल को कुछ फोकलिफ्ट आती है उसमें ये वाला सेम चीज़ मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों में मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप बाका में मिल जाएगा, ऐसा ही कंसंट्रेशन मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। या फिर और भी लोकल बहुत सारी फोकलिफ्ट आजकल आ रही है तो उसमें भी आप जा सकते हो। ये वाला कंसिडर करने के बाद आप बेहतर सर्विस बाद में अपने आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हो और कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।